नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली की भूमिका, सामान्य परिचय। तो आपको ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, क्योंकि किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आपने उसकी भूमिका अच्छे से पढ़ी है तो आप प्रश्नावली को यूं चुटकियों में हल करोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको ये वाली जो भूमिका मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक प्रश्नावली की सबसे पहले मैं भूमिका बताता हूँ, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार लगाने हैं, 2 बार में नहीं आए तो 3 बार देखने हैं। लेकिन ये वाली भूमिका आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है, तो आप गारंटी है उसके सवाल बहुत ही आसान तरीके से बना पाओगे। और आज से आपके ये बीजगणित स्टार्ट हो रही है, तो बीजगणित बहुत आसान है। यदि आप इसके कंसेप्ट जो है, इसके जो नियम है वो अच्छे से समझ लेते हो तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण, प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपने पिछली कक्षाओं में बीजीय व्यंजक पढ़ा है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, कक्षा 6 में, कक्षा 7 में आपने बीजीय व्यंजक के बारे में अच्छी तरीके से जाना है। तो देखो बीजीय व्यंजक होते क्या है, मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे 2x, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 2y प्लस y स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख दिया x प्लस y प्लस z, या यहाँ लिख दिया 2xy, ठीक है। ये सभी के सब जो मैंने लिखे हैं ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। ये सबके सब किसके उदाहरण हैं बेटा? बीजीय व्यंजक के उदाहरण हैं। यानी कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? एक तो चर और एक अचर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक बनाते हैं। अब देखो चर और अचर ये होते क्या है। जैसे मैंने ये उदाहरण लिया 2x प्लस 3। अब यहाँ पर जो ये अंग्रेजी वाले अक्षर है, ABCD वाले जो भी अक्षर है, जितने भी सबके सब ये कहलाते हैं आपके चर। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्यों चर? चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता रहता है, वो क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। यानी कि x का जब आप यहाँ उत्तर निकालोगे, इसको हल करोगे, तो x का मान बदलता रहेगा। जैसे कभी x का उत्तर आपके 3 आया होगा, कभी x का उत्तर आपके 2 आएगा, कभी x का उत्तर 10 आ सकता है। यानी कि जिनका मान बदलता है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। आप तो ध्यान रखो कि अंग्रेजी वाले जो अक्षर है ABCD वाले, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और जो गणितीय अक्षर है, गणितीय, वो क्या कहलाएंगे आपके? वो कहलाएंगे अचर। क्या कहलाएंगे आपके? अचर। यानी कि जिनका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाते हैं? अचर। जैसे आपने गिनती सीखी तो तब क्या सीखी थी? गिनती कैसे बोलते थे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते थे। अब भी आप गिनती को कैसे बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे। और आने वाले समय में भी गिनती को आप कैसे बोलोगे? यही बोलोगे। मतलब उसमें कोई चेंजेज ही नहीं हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएंगे? अचर। जैसे 3 है, अब 3 को आप पहले कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, 5 में भी क्या बोलते थे? 3 ही बोलते थे। और कक्षा 8 में भी क्या बोलोगे? 3 ही बोलोगे। यानी कि जिनका मान नहीं बदलेगा वो तो अचर कहलाएंगे, और जिनका मान बदलेगा वो क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। तो जो आपके चर हैं, ठीक है ना, वो अंग्रेजी वाले अक्षर हैं, और जो आपके अचर हैं वो आपके गिनती वाले नंबर है। गिनती वाले 1 2 3 4 5 सभी के सभी क्या है? आपके अचर हैं। और ये चर और अचर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। अब ये चर और अचर प्लस में मिल सकते हैं, माइनस में मिल सकते हैं, गुणा में मिल सकते हैं, भाग में मिल सकते हैं। तो ये सभी के सभी प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, किसी में भी मिले ये आपके क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बीजगणित की परिभाषा भी आपको बता देता हूँ कि बीजगणित क्या होती है। ठीक है ना, तो बीजगणित गणित की वह शाखा जिसमें चर व अचर दोनों का प्रयोग होता है, बीजगणित कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें चर और अचर दोनों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? बीजगणित कहलाती है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए बीजगणित की परिभाषा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत
अंकों तथा अक्षरों का प्रयोग होता है, बीजगणित कहलाती है। अंकों तथा अक्षरों का प्रयोग होता है, क्या कहलाती है? बीजगणित कहलाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ सामान्य बातें थी जो आपने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ी है। अब हम बात करते हैं समीकरण की। तो देखो समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है? ठीक है, समीकरण का मतलब होता है समान। दो पलड़े होते हैं, जैसे तराजू होता है, ताकड़ी होती है अपने, तो उसमें तराजू में तोलते हैं, मापते हैं किसी भी वस्तु को, तो एक तरफ तो उसमें बाट रखे हुए होते हैं और दूसरी तरफ क्या रखी हुई होती है? वस्तु रखी हुई होती है। जब तराजू को उठाया जाता है तो उसको सही कब मानते हैं? जब वो दोनों पलड़े क्या हो? बराबर हो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार समीकरण में क्या है? बीच में बराबर का सिंबल आता है। तो जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक था, जैसे 2x + -3, ठीक है, इस बीजीय व्यंजक के बराबर में मैं पीछे कोई भी नंबर लिख देता हूँ, बराबर का साइन लगा के कोई भी नंबर लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाती है आपके? ये हो जाती है आपके समीकरण। क्या हो जाएगी बेटा? समीकरण। अब तक तो अगर मैं ये से बताऊं आपको, तो ये तो केवल आपके बीजीय व्यंजक है, और यदि इसके बराबर में मैंने कुछ भी लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगी? आपके समीकरण हो जाएगी। जैसे मैं लिख दिया 2x + 3 y = 7x - 3। अब देखो यहाँ बराबर आ रहा है, बीच में बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है आपके? ये भी हो जाएगी समीकरण। क्या हो जाएगी बेटा? समीकरण। और ये जो बराबर का साइन है, इसको हिंदी में बोलते हैं समता का चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा? समता चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? समता चिन्ह। हिंदी में बोलते हैं इसको समता चिन्ह। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक के बीच में समता का चिन्ह आ गया, तो वो क्या बन जाता है? आपके समीकरण बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो समीकरण का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो चर का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि चर किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ एक चर, केवल कितना चर होना चाहिए? एक चर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये एक चर है, ठीक है, एक चर है, इसका मतलब ये एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने चर है? दो चर है, इसका मतलब ये दो चर, मतलब x भी है और y भी है। ठीक है, यहाँ x है तो कितने चर है? इसमें दो चर है, तो मतलब ये कितने चर वाला समीकरण है? दो चर वाला समीकरण। अब देखो रेखिक का मतलब क्या है? अगर चर की घात 1 हो, चर की घात कितनी? 1। चर की रेखिक का मतलब होता है चर की घात केवल 1 होनी चाहिए। जैसे ये वाला है 2x - 3 = 7, तो यहाँ पर देखो चर क्या है आपके? x है। अब x की घात कितनी है? 1। इसका मतलब ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए जैसे ये वाला है, ठीक है ना, अब यहाँ y की घात कितनी है? 2, मतलब चर की घात 2 है। इसका मतलब ये वाला जो, अगर मैं इसके बराबर में कुछ लगाऊं, जैसे 7 लगा दिया, तो ये समीकरण हो गया। लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाला समीकरण तो है, लेकिन क्या नहीं है? रैखिक। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही चर होगा और चर की घात भी कितनी होगी? एक ही होगी। तो वो क्या होगा? आपके एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने ये समीकरण लिखा आपके 2x - 3 = 7। ठीक है, अब बेटा इस समीकरण में ये वाला जो साइन है बराबर का, इसे बोलते हैं समता चिन्ह। क्या बोलते हैं बेटा? समता चिन्ह। ठीक है, ये वाला जो नंबर है इसे क्या बोलते हैं? हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। और ये जो नंबर है, इन्हें गणित वाले, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। और देखो जो x के गुणा में ये आ रहा है, इसे बोलते हैं इसका गुणांक, चर का गुणांक। मतलब जैसे पूछ लिया जाए कि x का गुणांक बताओ कितना है? 2 है। x का गुणांक कितना है? 2 है। ठीक है, और जो इधर वाली साइड होती है, ठीक है, ये वाला पक्ष इधर पूरा का पूरा ये वाला, इसे बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS, या कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं? बायां पक्ष। ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाला जो साइड है इधर पीछे वाला, इसे बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, या हिंदी में बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसे? दायां पक्ष। तो ये वाला जो आपके एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसमें ये बराबर को बोलते हैं समता, गणित वाले नंबर को बोलते हैं अचर, अंग्रेजी वाले अक्षर को बोलते हैं चर, और अंग्रेजी वाले अक्षर के साथ में जो होता है वो उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है।
इधर वाले भाग को बोलेंगे LHS, उधर वाले भाग को क्या बोलेंगे RHS बोलते हैं। तो समझ में आया एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात मतलब एक चर की घात कितनी हो? एक हो, वो क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ उदाहरण आपके पास सामने लिखता हूँ, आपको देख के बताने कि इसमें कौन कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन कौन नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2x + 3 = 7। ठीक है, दूसरा लिखा मैंने 3y + 2 = 3y। ठीक है, फिर मैं लिखा यहाँ पर 3x या 3z + 4 = 3z - 2। ठीक है, फिर मैं लिखा 7/3 y² + 2 = 6। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखा 2y² + 7y = 3। ठीक है, अब इनमें से आप बताओ कौन कौन से समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। यहाँ बेटा चर कितना है? चर एक ही है, एक चर है और इस चर की घात कितनी है? एक है। अगर किसी भी अंग्रेजी वाले अक्षर के ऊपर कोई घात नहीं हो तो हमेशा एक घात मानी जाती है। ठीक है ना। अब देखो चर भी एक ही है और इसकी घात भी एक ही है, बीच में बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो यहाँ पर दूसरे में देखो चर कितने हैं? y एक ही है, y मतलब केवल एक ही चर है, y है ना, एक चर है और इस चर की घात भी कितनी है? एक ही है, मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखो यहाँ पर z, यहाँ भी z मतलब z ही है, एक ही चर है और उस चर की घात भी कितनी है? एक है, इसका मतलब ये भी क्या है? आपके एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो यहाँ पर 7/3 y² + 2 = 6। अब देखो यहाँ चर तो एक है लेकिन घात कितनी है? 2, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि जो चर है उसकी घात 2 है। अगर चर की घात 1 होती तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होता। अब देखो यहाँ पर यहाँ भी 2y + यहाँ y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन यहाँ पर जब घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है और चर भी कितने हो गए? 2 हो गए, मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो समझ में आ गया एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा? बीच में बराबर का चिन्ह हो, एक चर हो और चर की घात भी केवल कितनी हो? एक हो, तो वो कहलाता है एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आपको विशेष ध्यानपूर्वक देखनी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, कैसे हल करते हैं इनको, वो हमें समझना है। जैसे कोई भी एक उदाहरण ले लिया मैंने, 2x - 7 बराबर जैसे यहाँ 3 = 7। ठीक है, ये उदाहरण ले लिया। अब आपको इसको हल करना है। हल करना का मतलब क्या है? x का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। अब इसको हल करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके बेटा? 3। मतलब जैसे ये ताकड़ी मान लो, इसको तराजू मान लो। ठीक है, अब तराजू में एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है। ठीक है, अब हमें इस जगह पर x पर यहाँ ऐसा मान रखना है, इसको हल करने पर इसका मान कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। मतलब x की जगह ऐसा मान आप रखोगे कि इसको हल करोगे ना, इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, तो वो आपके x का उत्तर कहलाएगा। तो देखो x की जगह क्या लिख सकते? 1 लिखा है अभी मैंने, x की जगह 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 1 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। देखो 1 तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। 2 देखो, 2 अगर मैं रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो कितना? 1, 7 नहीं आया। अब 3 रखे, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3, नहीं रख सकते। 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, नहीं लिख सकते क्योंकि 7 आना चाहिए। अब 5 रखे, देखो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो 5 रख सकते हैं ना। तो x बराबर कितना? 5 रखने पर, 5 रखना x की जगह, 2 यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लिखते हैं और x की जगह 5 - 3 = 7। हल करो, 5 दूनी 10,
-3 बराबर 7। 10 में से 3 गया तो 7 बराबर 7। आ गया समझ में? मतलब x की जगह ऐसा मान लिखना है आपको, किसको हल करने पर इधर जो उत्तर है वही उत्तर आपके इधर होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका। अब इसी का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। 2x - 3 बराबर 7। ठीक है, क्या करना है हमें? पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण मतलब इस तरफ आपको केवल x रखना है, बाकी गणितीय संख्याओं को हम उधर भेज देंगे दूसरी तरफ। ठीक है ना? मतलब एक जाति की संख्या एक तरफ और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ। अब देखो 2, 3 और 7 एक जाति की है, उधर भेज दो और x को केवल इधर रख दो। तो देखो कैसे करते हैं, पहले इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का है ना, जब उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाता है। माइनस वाला किस में होगा? प्लस में, और प्लस वाला माइनस में, गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में। ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ तो रहेगा 2x बराबर 7। अब ये माइनस का उधर जाएगा ना तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2x बराबर 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। अब हमें यहाँ केवल x ही रखना है, ये 2 भी इसकी जाति का है तो उधर भेजना है। तो ये 2 गुणा में x के किस में? तो गुणा वाला भाग में जाता है, तो 2 गुणा में किस में जाएगा? भाग में। x बराबर, अब 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। उत्तर कितना आ गया आपके? 5। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। एक और तरीका है, जैसे यहाँ है 2x - 3 बराबर 7। हमें इधर क्या करने हैं, इधर से ये गणित वाले नंबर हटाने हैं। गणित वाले नंबर यहाँ से क्या करने? हटाने, बिल्कुल हटाने। अब देखो मुझे अगर 3 हटाना है तो बताओ 3 को कैसे हटाएंगे? -3 हटाना है ना, तो अगर मैं इसमें +3 कर दूं तो देखो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 0 हट जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, इस 3 को हटाने के लिए दोनों तरफ 3 जोड़ने पड़ेंगे। मतलब 2x - 3, इधर भी 3 जोड़ेंगे और पीछे भी 3 जोड़ेंगे। जब भी कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो तो दोनों तरफ से करना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या रहा? 2x। अब उधर देखो 7 और 3 कितना हो गया? 10। अब मुझे 2 को भी हटाना है क्योंकि मुझे केवल x रखना है। तो 2 को मैं कैसे हटा सकता हूँ? अगर मैं 2 को यहाँ से हटाना है, गुणा में है ना, तो हम क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा 2 का। अगर इधर भाग देंगे तो इधर भी क्या देंगे? हम भाग देंगे। तो 2 से 2 कट गया, x बच गया, और 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो x का उत्तर कितना आ गया? 5 आ गया। तो तीनों तरीकों में आपके x का उत्तर एक ही आएगा, वो 5 आएगा। ठीक है ना? तो आपको तीनों में से जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से हम सवाल करेंगे, और हम इसी वाले तरीके से, पक्षांतरण वाले तरीके से हम भाग करेंगे। जब आप प्लस वाले को भेजते हो तो वो माइनस में जाएगा, माइनस वाले को जब आप उधर भेजते हो तो वो प्लस में जाएगा, गुणा वाले को भेजते हो तो भाग में जाएगा, और भाग वाले को भेजते हो तो वो गुणा में जाएगा। यह आपको पक्षांतरण वाले तरीके में विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बेटा? अब देखो मैं कुछ एक उदाहरण भी इसके और बता देता हूँ आपको, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से इसके सभी सवाल समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो देखो आपकी बुक में ही दे रखे हैं, ये उदाहरण मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे उदाहरण नंबर 1 ही है, जैसे अभी 2x - 7, अभी ये तो बता दिया मैंने। दूसरा ले लेते हैं उदाहरण, 2y + 9 बराबर 4। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है, इसको हल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इधर केवल y को रखना है, बाकी गणितीय संख्याओं को उधर भेज देना है। ठीक है, एक जाति की संख्या एक तरफ, दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ। देखो ये यहाँ, अब सबसे पहले हम प्लस या माइनस वाले को भेजते हैं, तो ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या बचेगा? 2y, ये 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2y बराबर 4 में से 9 घटाएंगे, तो 9 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5, और 5 किसके बचेंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। ठीक है, अब इधर केवल y रखना है, तो ये 2 गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। ये आ जाएगा किसका? y का आंसर आ जाएगा, y का उत्तर आ जाएगा। अब मान लो कि आपको उत्तर की जांच करनी है कि मेरा उत्तर सही है या गलत है, उत्तर की जांच। ठीक है ना? तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान देना इधर, ये जो y का मान आया इसको हम y की जगह लिखेंगे यहाँ, और इसको हल करने पर उसका मान कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर 4 आया तो समझ लेना अपना उत्तर सही है। कैसे देखो, 2y + 9 बराबर 4, 2 का तो 2 कोई चिन्ह है तो गुणा,
y का मान कितना माइनस का 5/2 प्लस का 9 बराबर में 4। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस का 5 प्लस का 9 बराबर में 4, 9 में से 5 गए तो 4 बराबर 4, दोनों बराबर आए, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। देखो एक और उदाहरण है, x/3 प्लस 5/2 बराबर है माइनस का 3/2। ठीक है, ये भी आपके क्या है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि देखो चर एक है और इसकी घात भी कितनी है 1 है, बीच में बराबर का साइन आ रहा है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। कैसे, देखो इधर हमें x रखना है, बाकी सब नंबर हम उधर भेज देंगे। ठीक है ना, तो देखो x/3 यही रहेगा। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाता है माइनस में, तो देखो उधर कितना है माइनस का 3/2 और ये माइनस का हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब x/3 बराबर, हमने भिन्न वाली संख्याओं का जोड़ बाकी सीखा है परिमेय संख्याओं में, तो देखो क्या क्या लेना पड़ेगा लसाअ। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, तो हम क्या लेते हैं लसाअ। लसाअ कितना आएगा 2, नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम आएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5। x/3 बराबर, ये दोनों को जोड़ लो, माइनस का 8/2, दोनों माइनस के तो माइनस का 8 हो गया ना। अब देखो 2 से ये कट रहा है कितनी बार माइनस का 4 बार कट गया। अब देखो x/3 बराबर माइनस का 4। अब यहाँ हमें केवल एक ही रखना है, 3 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 3 देखो भाग में है तो काय में जाएगा गुणा में, 3 भाग में है तो काय में जाएगा गुणा में, तो x बराबर 4 की कितना हो गया 12 प्लस माइनस माइनस, x का मान कितना आ गया आपके 12 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करना चाहते हो तो याद रख के आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जो सवाल है वो हम प्रश्नावली में देखेंगे, तो ध्यान पूर्वक आपको ये जो क्लास है वो पूरी देखनी है। मेरी गारंटी आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो